मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन जितने एरिया में लगता है। स्ट्रेस क्या होता है? सब रोशनी बताएगी क्या? और क्या क्या होता है? दीपक, स्ट्रेस क्या होता है? पढ़ा था ना ये तो? बोल गया सर। भूल गया? प्रेशर और स्ट्रेस नहीं पढ़ा था? स्ट्रेस भी हमारा, अगर मैं इसको ऐसे ही लिख दूं, फोर्स अपॉन एरिया होता है। बट प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है कि प्रेशर हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर मतलब इसमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड से डिफाइन होता है। और स्ट्रेस अगर किसी ने नहीं बताया हो तो ये एक टेंसर होता है। टेंसर का मतलब क्या होता है? वेक्टर तो सुना है तुमने, क्या होता है? स्केलर पता है, वेक्टर पता है। वेक्टर क्या होता है? फोर्स क्या है? वेक्टर भैया वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लगता है। डायरेक्शन होता है। डायरेक्ट। डायरेक्शन लगता है, सही है। इसलिए हम लोग वेक्टर के लिए हमेशा ये वाला साइन लगाते हैं, उसका डायरेक्शन के दिखाने के लिए। ठीक है। बट स्ट्रेस क्या होता है? एक टेंसर होता है। अब टेंसर में क्या मतलब है कि स्केलर में तुम्हें चाहिए होती है एक क्वांटिटी, वेक्टर में चाहिए होती है तुम्हें दो क्वांटिटीज। टेंसर में हमें, अगर हम लोग फर्स्ट लाइक टेंसर में हम लोग को चाहिए होती है तीन क्वांटिटीज उसको डिफाइन करने के लिए। ठीक है। अब क्या क्या वैल्यूज चाहिए होती है डिफाइन करने के लिए? एक तो चाहिए होता है अगेन मैग्नीट्यूड चाहिए पड़ता है। ठीक है। हमें चाहिए कि कौन से डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है। और तीसरी क्वांटिटी होती है कि किस प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है। जब हम लोग कोई एक स्ट्रेस की वैल्यू डिफाइन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक तो अगर मैंने कोई एक प्लेन ले लिया ऐसा, तो एक तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर समझ लो इसके परपेंडिकुलर लग रहा है स्ट्रेस, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है, हम लोग पहले ये डिफाइन कर रहे हैं। और ना मैग्नीट्यूड है स्ट्रेस का और उसका डायरेक्शन कहाँ है, किसके परपेंडिकुलर है। तो और स्ट्रेस सिर्फ इसके परपेंडिकुलर नहीं होगा, स्ट्रेस ऐसा भी हो सकता है कि इसके पैरेलल हो या इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो। तो ये तीन चीजें डिफाइन करनी पड़ती है कि एक तो कौन से प्लेन के परपेंडिकुलर है वो, फिर किस डायरेक्शन में है वो, इस डायरेक्शन में है कि इस डायरेक्शन में है कि उसके परपेंडिकुलर है, और फिर उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है। तो हमेशा स्ट्रेस इसलिए डिफरेंट होता है प्रेशर से कि प्रेशर हम लोग को डिफाइन करना होता है सिर्फ लिक्विड्स या एयर के लिए, जो फ्लूइड्स होता है उसके लिए हम लोग प्रेशर यूज करते हैं, वहां पे हम लोग स्ट्रेस यूज नहीं करते क्योंकि हमें और ज्यादा वैल्यूज डिफाइन नहीं करनी पड़ती। लेकिन स्ट्रेस हम लोग सॉलिड्स में डिफाइन करते हैं क्योंकि हर प्लेन के अलोंग, अगर ये प्लेन है और अगर कोई डिफरेंट प्लेन है, परपेंडिकुलर प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, तो इसके अलोंग डिफरेंट स्ट्रेस लगेगा। बट जब हम लोग प्रेशर देखते हैं तो सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, अगर मैं कोई भी लूं, वेसल लिया मैंने, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू हमेशा सेम है, या अगर स्ट्रेस की वैल्यू मैं लूं तो हर डायरेक्शन में सेम। तो इसलिए हमें इसका डायरेक्शन और प्लेन नहीं डिफाइन करना पड़ता, हम लोग सिर्फ प्रेशर से डिफाइन कर देते हैं। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ये जो वैल्यूज थी और जो शेयर, तो हम लोग के स्ट्रेस कौन कौन से पढ़े थे हमने? तीन टाइप के होते हैं स्ट्रेस। एक होता है कंप्रेसिव, एक होता है शेयर स्ट्रेस, और एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस। बट कंप्रेसिव या टेंसाइल को तुम एक ही कैटेगरी में डाल सकते हो क्योंकि वो उसके
प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है और शियर स्ट्रेस जो रहता है वो प्लेन के पैरेलली लगता है। तो जैसे हमने सॉलिड्स में देखा था कि क्या होता है अगर मैंने ऐसे सॉलिड लिया और अगर मैं कुछ एक फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ सिर्फ ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा होगा। कुछ डायग्राम से याद आ रहे हैं 11th के? पर क्या होगा, जितना ये टेढ़ा होगा उतना ही उसमें एक रिवर्स फोर्स लगेगी जो उसको वापस अपने ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करेगी। तो यहाँ से हमारा वो स्ट्रेस डेवलप होता है बॉडी के अंदर। बट अगर तुम लिक्विड को लोगे, अगर मैंने पानी को लिया, अगर इसको मैं धक्का दूंगा तो क्या होगा, ये पानी नीचे गिर जाएगा क्योंकि वो उसके अंदर कोई रिजिडिटी नहीं है। सॉलिड्स के अंदर रिजिडिटी होती है कि वो अपना नॉर्मल शेप रिगेन करने की कोशिश करते हैं, बट लिक्विड्स में ये रिजिडिटी नहीं होती है। तो जितनी फोर्स लगती है वो उस डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाता है। तो इसलिए हम इनको फ्लूइड्स बोलते हैं। और ये सिर्फ लिक्विड्स नहीं है, अगर मैं कोई भी गैस ले लूं, अगर मैं उसको यहाँ पे फोर्स लगाऊं तो क्या होगा, गैस भी इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी। तो इसलिए लिक्विड्स और गैसेस सेम तरीके से बिहेव करते हैं, इसलिए हम लोग उनको एक कैटेगरी में डाल देते हैं, फ्लूइड्स। और यही क्योंकि और सॉलिड्स और फ्लूइड्स में क्योंकि ये मेन डिफरेंस आ जाता है, इसलिए हम दोनों उनको सेपरेटली पढ़ते हैं, उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो इसलिए हमारा जो स्ट्रेन वाला कंपोनेंट है वो, अब स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, कि कितना उसके अंदर डिफॉर्मेशन हुई है कंपेयर टू उसका ओरिजिनल शेप क्या था, तो उसको हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। और हमने एक यंग्स मॉडुलस पढ़ा था, प्लस तो कुछ बोल रहे हो, ज्योति का अनम्यूट है, वहीं से आवाज आ रही है। रोशनी तुम म्यूट कर लो तब तक बोलना। हाँ ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस हमने डिफाइन किया था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बट क्योंकि ये लिक्विड्स और फ्लूइड्स में कोई स्ट्रेन नहीं डेवलप होता, इसलिए हम लोग ये अलग कॉन्सेप्ट जो है इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हमें सिर्फ प्रेशर देखना है, सिर्फ फ्लूइड्स में हमारा प्रेशर काम आएगा। हम लोग को स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉडुलस ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी? क्योंकि लिक्विड्स रिजिड नहीं होते, वो अपना शेप रिगेन करने की कोशिश नहीं करते। बहुत करते भी तो हम लोग उनको इनकम्प्रेसिबल मानते हैं। तो अभी इतना याद करने की जरूरत है कि फ्लूइड्स रिजिड नहीं होते, और रिजिड नहीं होते इसलिए वो अपना शेप रिगेन करने की कोशिश नहीं करते, इसलिए उनमें स्ट्रेन डेवलप नहीं होता। जितना कोई फोर्स अगर लगती है उनपे तो वो उनको मूव कर देती है। तो ये सिंपल फंडा है फ्लूइड्स और सॉलिड्स में, उनका जो मेन डिफरेंस है। तो मैं इसका एक जो स्टार्टिंग के पहले 2-3 पेजेस हैं इसका मैं तुम्हारे को वीडियो बना के भेज दूंगा थोड़ा डिटेल में, क्या क्या चीजें जानना रखना जरूरी है। तो बट बेसिक ये डिफरेंस जानना सबसे पहले जरूरी है कि सॉलिड्स और फ्लूइड्स में हम लोग ये डिफरेंटली क्यों पढ़ते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कहाँ से आता है, प्रेशर कहाँ से आता है। अब एक मेन चीज पढ़ते हैं कि प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। अब हम लोग देखेंगे किसी एक लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर डेवलप होता है। समझ लो मैंने एक वेसल ले लिया, ठीक है, और इसमें सब लोग हैं ना, बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहा करो जिसके घर से ज्यादा आवाज नहीं आ रही, तो मुझे पता है तुम लोग हो वहां। तो अब क्या किया मैंने, एक सिंपल वेसल लिया है और उसमें पानी भर दिया पूरा ऊपर से नीचे तक, और बीच में मैंने क्या लिया, एक सिलिंड्रिकल कॉलम लिया है पानी का, इसके अंदर पूरा का पूरा पानी है।
पूरा पानी से भरा हुआ है वैसे। ठीक है, अब क्या किया मैंने, इसमें एक छोटा सा सिलिंड्रिकल कॉलम ले लिया पानी के अंदर। सिलिंड्रिकल कॉलम क्यों लिया? क्योंकि मैं इसमें डिफाइन करूंगा कि कितना प्रेशर इसकी वजह से इसके अंदर लग रहा है। इसका मैंने एरिया मान लिया A, और ये टोटल जो हाइट है इसको मैंने बोल दिया H। अब क्या होता है कि हमें पता है कि जो प्रेशर होता है वो होता है हमारा P इज इक्वल टू F/A, और मुझे निकालना है कि यहाँ पर इसके जस्ट नीचे जो ये सिलिंड्रिकल कॉलम है इसके नीचे कितना प्रेशर है, बिकॉज ऑफ कि इसका वेट कितना है। तो फोर्स क्या होगी हमारी, जितना भी इसका जो सिलिंड्रिकल कॉलम है उसका वेट, उसको हो सकता हूँ mg/a हो जाएगा प्रेशर, कि कितना फोर्स जो लग रही है नीचे वो उसका इसका जितना टोटल वेट है उसकी वजह से लग रही है, कि कितना ये पानी का जो वेट रहेगा उसका जितना भी उतनी वेट है वो उतना नीचे का नीचे उसकी इतनी फोर्स लग रही है नीचे वाले पानी पे। यहाँ पे बीच में कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, मैंने बस ये पानी का कॉलम लिया है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बोल देना, ठीक है? बीच में मुझे इंटरप्ट करके पूछते रहो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इस कॉलम का पहले मुझे मास निकालना पड़ेगा और उसका मैं फिर ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय एरिया करूंगा तो टोटल प्रेशर निकल के आएगा इसके बॉटम पे। ठीक है, अब क्या होता है, m जो मेरा मास है उसको मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इनटू रो। फिर कोई बोल रहा है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बॉडी। हाँ, डेंसिटी ऑफ जो फ्लूइड है इनटू टोटल वॉल्यूम बोल सकता हूँ मैं। अब वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी मान लो मेरा रो वाटर है, कुछ जो भी होती है इसकी 1000 kg/m³ जो भी है, रो है उसका मैंने ले लिया। अब वॉल्यूम क्या होगा, अगर उसका मैंने लिया है एरिया है A और उसकी हाइट है H, A into H हो जाएगा। मेरा जो टोटल मास है वो हो गया A into H into रो। तो अब मैं प्रेशर बोल सकता हूँ क्या, मास को मैंने रिप्लेस कर दिया A into H into रो into G/A। ये मेरा प्रेशर हो गया इस वाटर कॉलम का, इस उसके जस्ट नीचे जितना भी पानी है उसके ऊपर कितना प्रेशर डाल रहा है ऊपर का पानी। अब यहाँ पे देखोगे कि ये प्रेशर एरिया पे डिपेंडेंट ही नहीं है, ये क्या आ रहा है मेरा H इंटू रो इंटू जी, या इसको बोल सकते हैं रो जी एच। रो जी एच याद है, कहीं पढ़ा है रो जी एच? कैपिलरी प्रेशर और ये सब पढ़ा था पिछली क्लास 11th में, नहीं पढ़ा? तो ठीक है, तो शायद इस क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। तो प्रेशर जो होता है वो एक लिक्विड कॉलम का अगर H हाइट का है, या समझ लो, मैं समझ लो ये, अब ये जो वेसल था इसको वेसल मत मानो, अब ये क्या है, मैं समझ लो समुंदर है, ये पूरा का पूरा समुंदर है। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं कुछ H हाइट नीचे जाऊंगा, मैं समुंदर में गया या स्विमिंग पूल में गया और मैं अगर H हाइट नीचे जा रहा हूँ तो मेरे ऊपर समझ लो यहाँ से लेके इतना नीचे चला गया मैं, H समझ लो 10 मीटर नीचे चला गया पानी के। तो अगर मैं इतना नीचे जा रहा हूँ तो मेरे ऊपर जो प्रेशर लग रहा है ऊपर से, जो ऊपर का मेरा पानी है वो मेरे ऊपर कुछ प्रेशर लगा रहा है, तो उसका जो टोटल प्रेशर रहेगा वो क्या होगा मेरा, रो इंटू जी इंटू एच। तो इसलिए जब भी अगर तुम पानी में ज्यादा नीचे जाने की कोशिश करोगे तो क्या होता है, एकदम से प्रेशर ज्यादा लगने लग जाता है सर के ऊपर, थोड़ी सी सफोकेशन सी होने लग जाती है कि ऐसा लगता है कि सब दबा रहा है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि पानी का जितना भी
जितना तुम्हारा वेट ऊपर है वो कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर तुम पे एक्सर्ट कर रहा है। तो इसलिए कोई भी लिक्विड कॉलम का जब भी सी हो या स्विमिंग पूल में जाओ या कहीं भी या तालाब में जाओ, तो जितना नीचे जाओगे उतना ज्यादा तुम्हें प्रेशर फील होता है। वो प्रेशर इसलिए फील होता है क्योंकि टोटल जो इसका मास है पानी का ऊपर वो तुम पे लग रहा है, और ये उसके एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये मैटर नहीं करेगा कि कोई छोटा बच्चा जा रहा है या बड़ा आदमी जा रहा है, सबको प्रेशर सेम ही फील होगा, क्योंकि ये एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है, ये सिर्फ उसकी डेंसिटी पे, ग्रेविटी पे और कितना हाइट पे है, कितने नीचे गया है हाइट, या फिर बोल सकते हो डेप्थ कितनी गई है। तो जितना डेप्थ पे जाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, कितना समझ में आया? यस भैया। समझ में आ गया जी? किसी को तो नहीं समझ में आया होगा जो बोल नहीं रहे। श्रद्धा समझ में आया? हाँ, थोड़ा बहुत समझा भैया। थोड़ा बहुत समझा, क्या नहीं समझा ये बताओ। थोड़ा बहुत समझा। थोड़ा बहुत तो समझा, बट क्या नहीं तो समझा? ये जो है ना ऊपर m = v × डॉट रो, ये कहाँ से आया? अब मास क्या होता है? ये सेकेंड है ना ऊपर से। हाँ m चलो, ये = v डेंसिटी क्या होती डॉट है? बताओ डेंसिटी क्या होती है? मास डेंसिटी मास होती है? है वहाँ पे। डेंसिटी डेंसिटी क्या होता है? नहीं, अगर मैं पानी की डेंसिटी बोलूं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो इसका क्या मतलब है? हाँ डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। कितना मास उतने एरिया में उतना पानी है। मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं 1 मीटर क्यूब का पानी लूंगा मतलब उसका 1000 kg मास होगा। तो यहाँ से मैं मास को क्या लिख सकता हूँ? हाँ रो इंटू लिख सकता हूँ। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हाँ रो इंटू वॉल्यूम। बस यहीं से आ गया। हम्म, और अच्छा समझा। समझा? इधर या मैं उस इसको एक्चुअली ना मेरा ईयरफोन में आवाज ही नहीं आता, तो मेरे को समझा ही नहीं था, तो मैंने सीधा अच्छा, हाँ। चलो ठीक है। और क्या नहीं समझ में आया? समझा। समझा, बाकी सबको समझा? समर्थ समझा? सुनाई दे रहा है समर्थ? यस सर, समझा। समझा, चलो बढ़िया है। फिर अब आगे मूव करते हैं। जब इसी क्वेश्चन को हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जिन जिन के पास बुक है वो एग्जाम्पल 2.1 देख सकते हो। जिनके पास नहीं है मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। एग्जाम्पल 2.1 है कि टू डिफरेंट लिक्विड्स दो डिफरेंट लिक्विड्स हैं, दोनों की डेंसिटी है, एक की ρ1 है और एक की ρ2 है। अब ये पूछ रहा है कि एक पॉइंट पे ये लोग सेम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कॉलम्स। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है? अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करूं तो मेरे पास एक वेसल है और एक दूसरा वेसल है। एक में मैंने एक लिक्विड भर रखा है, और दूसरे वाले में मैंने कुछ दूसरा लिक्विड भर रखा है। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है, तो इनका जैसे जैसे हाइट डेप्थ पे जाऊंगा तो प्रेशर डिफरेंट रहेगा, क्योंकि मेरा प्रेशर होता है ρgh।
अब मैंने इसमें एक ये वाला पॉइंट लिया है जो इसका हाइट है h1 और मैंने एक ये वाला पॉइंट लिया है, इसकी हाइट है h2। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट पे दोनों का लिक्विड की वजह से प्रेशर सेम है, ठीक है। ये मुझे एक पॉइंट दिया गया है कि कोई पॉइंट है जहाँ पे दोनों का प्रेशर सेम है और वो सरफेस लेवल से इसका कुछ हाइट h1 है, उस दूसरे का हाइट कुछ h2 है। अब मुझे पूछा है कि ये h1/h2 क्या होगा, इन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो मुझे निकालना है h1/h2। जब मुझे दिया है ρ1 और ρ2 दिया है, ρ1 और ρ2 दिया है, तो इसके टर्म्स में मुझे h1/h2 निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट पे कुछ प्रेशर P1 है और इस पॉइंट पे प्रेशर कुछ P2 है सेकंड का, और मुझे ये पता है कि दोनों जगह प्रेशर सेम है, मतलब P1 = P2 है। तो P1 क्या हो जाएगा, अगर कोई हाइट h1 पे है नीचे और उसका डेंसिटी ρ1 है, तो P1 क्या हो जाएगा, P1 को क्या लिखूंगा मैं अभी जो मैंने निकाला, कौन बताएगा, श्रद्धा बताएगी। ρ1 GH ρ1 G क्या, मैं बताऊं, ρ1 H1 ρ1 H1 G या ρ1 G H1 H1 H1, ठीक है। और P2 क्या हो जाएगा, ρ2 G H2, हाँ ठीक। अब इन दोनों को H2 मैं एक कर दूंगा क्योंकि मैंने बोला ये दोनों इक्वल है। तो क्या हो गया, ρ1 G H1 = ρ2 G H2। क्या क्या कट गया मेरा, G कट गया। अब मुझे निकालना है यहाँ से h1/h2, G कट गया, तो h1/h2 क्या हो जाएगा, ρ2/ρ1 ρ2/ρ1 हो गया, सिंपल। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि h1 ρ1 = h2 ρ2, या h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ρ, सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेम प्रेशर के लिए अगर ρ ज्यादा होगा तो h कम होगा और अगर ρ कम होगा तो h ज्यादा होगा। तो डायरेक्टली ये वाली हम लोग यूज करके भी बोल सकते हैं h1/h2 = ρ2/ρ1। ठीक है, जितनी ज्यादा डेंसिटी का लिक्विड होगा उसको हम लोग उसका प्रेशर उतनी जल्दी बढ़ेगा, कम हाइट पे ज्यादा हो जाएगा प्रेशर। तो सिर्फ अगर पानी की जगह इसलिए अगर सॉल्ट वाटर होगा तो सॉल्ट वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है, तो इसलिए उसका जितनी हाइट पे जाओगे, जितना डेप्थ पे जाओगे, उतना जल्दी उसकी डेंसिटी उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। बट अगर तो स्विमिंग पूल के पानी में जाओगे तो थोड़ा प्रेशर कम रहेगा क्योंकि डेंसिटी कम रहती है। तो इसलिए डेंसिटी पे सब कुछ डिपेंडेंट होता है कि कितनी डेप्थ पे जाओगे तो कितना ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल 2.1। अब एग्जाम्पल 2.2 देखो। एग्जाम्पल 2.2 पे पूछ रहा है कि एक स्विमर है, ठीक है, लग रहा है स्विमर जैसे थोड़ा बहुत। ठीक है, एक स्विमर है जो स्विमिंग पूल में घूम रहा है, स्विम कर रहा है, घूम नहीं रहा है, और वो पानी से 6 मीटर नीचे है। अब इसने पूछा है कि कितना प्रेशर होगा इसके ऊपर अगर वो सिर्फ 6 मीटर नीचे पानी स्विम कर रहा है, अंडर वाटर स्विमिंग कर रहा है, तो इस पे प्रेशर कितना रहेगा। अब क्या क्या दिया हुआ है मुझे गिवन है
उसकी डेप्थ दी है या हाइट ऑफ वाटर कॉलम दिया है 6 मीटर है उसके 6 ऊपर। मीटर। क्या है वो वाटर की डेंसिटी है, वो क्या है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये वैल्यू याद भी कर सकते हो कि वाटर की हमेशा अगर प्योर वाटर लोगे तो उसकी डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। और मुझे जी की वैल्यू दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, प्रेशर। कैसे निकालूंगा, सब कुछ तो दिया हुआ है। रो इनटू एच, रो है मेरा 1000, जी है मेरा 9.8 और इनटू 6 कितना होगा ये, कैलकुलेट करके बताओ। कौन बताएगा कैलकुलेट करके। आंसर सामने 5.88 into 10⁵ मुझे लगा कैलकुलेट करोगे तुम लोग। चलो ठीक है, बुक में लिखा हुआ आंसर तो वही कर लेते हैं। 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम लोग पास्कल में भी बोलते हैं प्रेशर को। दोनों ही चीजें लिख सकते हो, पास्कल भी लिख सकते हो और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है ये पता है। 1 atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 डैश पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कभी पढ़ा है ये? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हाँ कितना होता है? नहीं पता, कभी पढ़ा नहीं है ये वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ ये होता है हमारा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑलमोस्ट इसको लिख सकते हैं हम लोग 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब है कि अभी जब यहाँ पे खड़े हुए हो सरफेस ऑफ अर्थ पे, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जितना तुम सरफेस से ऊपर जाओगे उतना प्रेशर कम होता जाता है। क्यों, कि अगर मैं अर्थ के सरफेस पे हूँ, समझ लो ये यहाँ पे छोटा सा आदमी है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ एक प्रेशर रहेगा। यहाँ पे प्रेशर क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ उसके ऊपर एयर है। अब लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि समझ लो ये मेरा एटमॉस्फेयर का एंड है, पूरा दुनिया के सबसे ऊपर। तो यहाँ पे जो मेरा हाइट है एटमॉस्फेरिक जो एयर की वो इतनी है, और यहाँ पे मेरी कितनी है, यहाँ पे इतनी है। तो जब सरफेस ऑफ अर्थ पे सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जितना तुम ऊपर जाओगे उतना प्रेशर कम होता जाएगा। तो जितना मैं बॉडी ऊपर जाएगी उतना मेरा प्रेशर कम होता जाएगा। तो इसलिए हम लोग डिफाइन करते हैं कि यहाँ पर जो सरफेस टेम्परेचर है, ये इसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं 180 जो सरफेस ऑफ अर्थ पे फील करते हैं। तो उसकी वैल्यू होती है 10⁵ पास्कल अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो अभी तुम्हारे जो आसपास जो देख रहे हो तुम्हें कुछ फील तो हो नहीं रहा कि इतना ज्यादा फोर्स लग रही है तुम्हारे ऊपर, बट हर पॉइंट पे क्या होता है, तुम्हारा जो अंदर का ब्लड प्रेशर है या फिर जो भी फ्लूइड है, स्किन है, वो उतना ही प्रेशर बाहर एग्जर्ट करती है, इसलिए कुछ फील नहीं होता। इसलिए कभी अगर पानी के अंदर जाते हो जो प्रेशर बढ़ जाता है, या फिर अगर थोड़ा हवा में जाओगे, फ्लाइट में ट्रेवल करोगे तो एकदम से प्रेशर कम हो जाता है। तो अगर ज्यादा एकदम से प्रेशर कम हो गया तो लोगों की बॉडी से खून भी निकलने लग जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है बाहर के प्रेशर से।
अभी यहाँ पे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन्ड है कि यहाँ पे जितना हम लोग का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखता है, तो इसलिए हमें कुछ फील नहीं होता। बट जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, तो यहाँ जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा। तो इसलिए ये याद रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है हमेशा सरफेस ऑफ द अर्थ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब एक एक्सरसाइज तुम लोग के लिए है कि समझ लो तुम्हारे ऊपर इतना फोर्स तो लग ही रहा है अभी, 10⁵ पास्कल की एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तुम्हारे हर जगह पे। अब तुम्हें निकालना है कि फोर्स कितनी लग रही है। समझ लो तुम्हारा ये सर है, मुस्कुराता हुआ सर है तुम्हारा। सर का एरिया वो मान लेते हैं कितना होगा, तुम्हारे सर का एरिया कितना होगा, ऊपर वाले सर का कितना एरिया होगा, गैस करो, कुछ भी गैस मार लो, कितना हो सकता है, कितने सेंटीमीटर का सर है तुम्हारा। हाँ, कोई भी गैस मारो, कितने सेंटीमीटर का सर? 30। सर कुछ भी सुनाई नहीं दिया। हमारे सर का एरिया कितना होगा, गैस करो। 30 है, 30। स्क्वायर सेंटीमीटर कितना, 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर मान लो, 15 सेंटीमीटर मान लो, कितना हो गया, कितना हो गया, 425 200 मान लो, 200 स्क्वायर, थोड़ा राउंड अप कर देते हैं हम लोग को, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। 200 स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब स्क्वायर मीटर में कितना हुआ, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना। स्क्वायर मीटर में कितना होगा, 1 स्क्वायर मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू कितने इंटू 100 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो गया ये, 10,000 हो गया, या 10⁴ स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 1 स्क्वायर मीटर में 10⁴ स्क्वायर सेंटीमीटर है, 10,000 होता है। तो अगर मुझे इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, 200/10⁴। 1000। तो ये समझ लो कितना हो गया, 0.02 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तुम्हारे सर का एरिया हमने मान लिया 0.02 स्क्वायर मीटर। अब तुम्हें फोर्स निकालनी है कि तुम्हारे सर पे कितनी निकल रही है। तो फोर्स कितनी होती है, इसके इक्वल होगी, फोर्स इज इक्वल टू, तुम्हें क्या क्या पता है, एरिया पता है और प्रेशर पता है, तो क्या होगा मास फोर्स, इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू एक्सीलरेशन तो होता है, बट प्रेशर क्या होता है, प्रेशर प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना है हमारा, 1 एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है, 10⁵ 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 10⁵ पास्कल। और हमारा एरिया कितना है, 0.02 कितना हो गया, 0.2 3। 10⁵ सकता हूँ मैं 2/100
और मेरा 10 to the power 5 मतलब 1 लाख। 100 कट गया तो कितना हुआ ये न्यूटन में? 1000 न्यूटन हो गया। 2000 न्यूटन हो गया। 10 to the power 5 पास्कल इंटू 0.02 स्क्वायर मीटर किया हमने। हाँ 2000 न्यूटन मतलब 2000 न्यूटन मतलब अगर किसी का मास निकालना हो, अगर किसी का वेट निकालना हो तो F इज इक्वल टू जो mg होता है, तो यहाँ मैंने बोल दिया 2000 इज इक्वल टू मास इंटू जी मान लिया 10, तो मास कितना हो गया 200 किलो। तो इतनी फोर्स एक्सर्ट करता है अर्थ पे कोई 200 किलो का प्राणी, मतलब 200 किलो का कोई एक समझ लो 2 या 3 तुम्हारे ऊपर तुम्हारे 3 दोस्त खड़े हुए हैं, उतना तुम्हारे पर फोर्स लग रही है सर पे। कुछ फील हो रहा है? बिल्कुल नहीं फील हो रहा है। नहीं फील हो रहा है? श्रद्धा पे समझ लो बहनी, ज्योति, रोशनी तीनों खड़े हुए हैं, इतना फोर्स लग रहा है या उससे भी नहीं नहीं कुछ फील तो नहीं हो रहा। क्यों फील नहीं हो रहा? ये पता सर दब जाएंगे अंदर। है तो फोर्स तो लग रही है ना, तो फील क्यों नहीं हो रहा? हमारा बॉडी भी एक्सर्ट कर रहा है फोर्स। ब्लड है, स्किन है, वो भी अपना सर भी क्या पता प्रेशर एक्सर्ट करता होगा। सर के अंदर क्या क्या है? अंदर से ब्लड है, ऊपर उसके स्किन है, तो जो ब्लड है तो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो अपनी स्किन पे एक्सर्ट करता है, वो स्किन बाहर एक्सर्ट करता है। अगर ब्लड सारा चला गया तुम्हारी बॉडी से तो क्रम्पल हो जाएगी तुम्हारी बॉडी, इतना फोर्स लग रही है। तुम्हारा बाहर के प्रेशर को बैलेंस करके रखता है। तो ब्लड का सिर्फ अंदर से उसमें जो जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ बायोलॉजी की बेसिस पे इम्पोर्टेंट नहीं है, फिजिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है ब्लड। इतनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो बाहर की तरफ कि तुम्हारा सर अंदर की तरफ केव नहीं हो जा रहा। ठीक है, तो इसलिए ये प्रेशर समझना बहुत जरूरी है। तो अंदर हमारे जो जो फ्लूइड्स चल रहे हैं ये सब चल रहे हैं, इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में, इसका मैं वीडियो दूंगा तो उसमें थोड़ा और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं फ्लूइड्स के स्टार्टिंग के वो देख लेना, फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे उनको। ठीक है, तो आज की क्लास में तो इतना ही पढ़ेंगे। और कोई डाउट्स है तो बताओ, क्या समझ में नहीं आया? 5 स्लाइड्स हैं। सर ये 200 kg क्या निकला, मतलब क्यों निकाला? देख रहे थे कि हमारे सर पे कितनी फोर्स लग रही है। ये तो हमने प्रेशर पता है कि प्रेशर कितना लग रहा है, बट फोर्स मतलब प्रेशर इनटू एरिया। जितना ज्यादा मेरा एरिया होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। समझ लो अगर मैं अपनी उंगली पे देखूं उतना कम फोर्स लगेगी, लेकिन अपना एक घर का एरिया देखो, समझ लो 1 स्क्वायर मीटर की जमीन पे कितना लगेगा, और मुझे निकालना कितना लगेगी, तो फोर्स बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, मेरा सिंपल ये होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है 10 to the power 5 पास्कल, ठीक है, तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, कितना एरिया है। तो जितना ज्यादा एरिया है मतलब उतना ज्यादा फोर्स लग रही है किसी भी बॉडी पे। तो मेरा सर है या मेरा हाथ है, सबका कुछ ना कुछ सरफेस एरिया है, पूरा स्किन का सरफेस एरिया है, तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है। क्योंकि मेरा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मेरा चारों तरफ से लग रहा है, सर पे सिर्फ ऊपर से लग रहा है, बट यहाँ पे साइड से भी लग रहा है, तुम्हारे चेहरे पे भी लग रहा है, हाथों पे भी, हर जगह से लग रहा है, बॉडी पे चारों तरफ से लग रहा है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमेशा अंदर की तरफ लग रहा है तुम्हारी बॉडी पे चारों तरफ से, बट प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि एरिया पे डिपेंडेंट होती है फोर्स। इसलिए अगर तुम पिन देखो
ये जो नाइफ होता है हमारा, ये शार्प क्यों होता है? कोई भी नाइफ देखूं, ये मेरा नाइफ है। भैया मतलब सबके सर का बॉडी स्ट्रक्चर मतलब सबका लेंथ तो अलग होगा, तो सबके पे प्रेशर अलग डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? प्रेशर क्या बोला मैंने? प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, 10⁵ पास्कल या 1 एटमॉस्फेयर कांस्टेंट है। बट जैसे जैसे एरिया चेंज हो रहा है वैसे वैसे फोर्स चेंज हो रही है। तो हम लोग को सिर्फ फोर्स पे मतलब रखना है कि फोर्स हमारा ये प्रेशर, सबका फोर्स अलग रहेगा। का फोर्स अलग रहेगा। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा उसका फोर्स अलग बढ़ेगा। अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक चाकू होता है, ये शार्प क्यों होता है? सो दैट इससे काटने में आसानी हो, सरफेस एरिया ऐसा कर सकते हैं ताकि ये अगर ब्लड कर सके किसी चीज को। अगर मोटा होगा तो क्या होगा? अगर मोटा हुआ चाकू तो क्या होगा? फोर्स तो उतनी लगा, कुछ अपने हाथ से पकड़ा इसको, फोर्स ज्यादा लगेगा भैया अगर मोटा हुआ तो। मोटा होगा तो फोर्स ज्यादा क्यों लगेगा? क्योंकि एरिया बढ़ेगा। क्योंकि एरिया बढ़ेगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो चाकू है, अगर वो एकदम पतला क्योंकि सा है, सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स डबल लगानी पड़ेगी। इसलिए अगर जितना मेरा पतला होगा, अगर मेरा मोटा हो गया चाकू तो वो काट नहीं पाएगा। क्योंकि इसका अगर इतना एरिया हो गया और इतना एरिया समझ लो इसका 0.25 है, अगर इसका 1 थिकनेस है तो 0.25 में मान लो। तो अगर इतना पतला हो रहा है तो मुझे फोर्स क्या बोलते हैं, यहाँ पे मुझे सिर्फ अगर F लग रही है तो यहाँ पे मुझे 4 टाइम्स फोर्स लगेगी अगर मुझे सेम प्रेशर अप्लाई करना है तो, है ना। तो इसलिए अगर किसी शार्प ऑब्जेक्ट पे जाओगे तो क्या होता है कि तुम्हारा फोर्स उतना ही लग रहा है बॉडी का, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है एक पॉइंट पे, तो इसलिए कट जाता है बहुत ज्यादा। तो ये सिर्फ फोर्स पे डिपेंडेंट नहीं होता कि कैसे कट रहा है सामान या कैसे लग रहा है, इसलिए प्रेशर पे भी डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए हम लोग शार्प ऑब्जेक्ट यूज करते हैं कि हम लोग कम फोर्स में ज्यादा प्रेशर लगा सके। ठीक है, तो फोर्स और एरिया में ये मेनली यही डिफरेंस आता है, प्रेशर और फोर्स में। कि हम चाहते हैं कि मिनिमम फोर्स में हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लगा सके, तो इसलिए हम लोग शार्प चीजें बनाते हैं। और अगर हमें कहीं पे प्रेशर कम करना होता है तो हम लोग एरिया बढ़ा देते हैं कि एक पॉइंट पे ज्यादा फोर्स ना लगे। ठीक है, तो क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए हम लोग वो तो फोर्स उसकी जैसी भी लग रही है, क्योंकि हमारे बॉडी पे जितना ज्यादा एरिया होगा उतने ज्यादा ब्लड होगा, तो ब्लड का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देख के, उसको बैलेंस करने के लिए। तो ये डिपेंडेंट नहीं है कि तुम्हारा सर बड़ा हो या छोटा हो, क्योंकि वो जैसे ज्यादा सर बड़ा होगा तो हमारा ब्लड भी ज्यादा बढ़ जाएगा बॉडी में, तो प्रेशर वो मेंटेन करके रखेगा। बट अगर तुम्हें देखना है कि तुम्हारे सर पे कितना फोर्स लग रहा है, तो प्रेशर तो तुम्हें पता है बट फोर्स कितना लग रहा है इतने से सर पे, तो देख सकते हो कि इतना ज्यादा फोर्स लग रहा है बट ब्लड के प्रेशर की वजह से सारा का सारा बैलेंस हो रहा है और तुम्हें कुछ फील नहीं होता। बट इतना प्रेशर एक्चुअली लग रहा है तुम्हारे सर पे, इतनी टोटल फोर्स लग रही है तुम्हारे सर पे, तुम्हें फील नहीं हो रही है। भैया ब्लड का प्रेशर भी 10⁵ हाँ ऑलमोस्ट। अगर ब्लड का प्रेशर नॉट एग्जैक्टली, आई थिंक थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है उससे, क्योंकि उसको और भी काम करने होते हैं तो उसका प्रेशर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो एग्जैक्टली इसके इक्वल नहीं रहेगा। बट ऐसा होता है कि वो मेंटेन कर सके कि बाहर के उसमें और ज्यादा डिफरेंस ना हो, क्योंकि ब्लड के प्रेशर को और भी चीजें करनी होती है तो थोड़ा प्रेशर उसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग चीजों। तो ब्लड प्रेशर तुम लोग बायोलॉजी में पढ़ते होंगे ना, ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, अलग अलग डिवाइसेस होती है ना, तो ब्लड प्रेशर चेंज भी होता रहता है। बट इतना रहना चाहिए कि इतना कम ना हो या इतना ज्यादा ना हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, कि अगर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा ब्लड का तो क्या होगा, वो ब्लड हमारे बॉडी से बाहर बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और अगर बहुत कम हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे हाथ और पैर जो स्किन है वो और दबने लग जाएगी बाहर के प्रेशर से। अगर एकदम से मैंने अपनी पूरी बॉडी से ब्लड निकाल दिया तो पूरा का पूरा प्रेशर मेरे हाथों और इतने तो फील होने लग जाएगा। तो जैसे अगर एक गुब्बारा होता है,
एक गुब्बारे की तरह है। अब अगर इसमें बहुत सारी एयर भरी हुई है, अभी तो एयर भरी हुई है, इसकी वजह से बाहर का जो प्रेशर है वो उसको मेंटेन कर पा रहा है अपना। बट जैसे मैं अगर इसका प्रेशर कम करता जाऊँ, यहाँ से मैं एक खोल दूँ उसको, तो क्या होगा, ये प्रेशर, बाहर के प्रेशर इसको अंदर की तरफ दबाएगा, इसलिए ये यहाँ से निकल जाएगी हवा। और बाहर को, क्योंकि अभी इसके अंदर ज्यादा प्रेशर है इसलिए वो मेंटेन कर पा रहा है, क्योंकि बलून तो उसको अंदर दबाने की कोशिश कर रहा है। बट जैसे ही अगर इसके अंदर मैंने खोल दिया तो ये सारा का सारा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बाहर की तरफ से बहुत प्रेशर है इसके अंदर, इसको छोटा करने के लिए, दबाने के लिए। तो ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर खून भी अगर कुछ ऑरिफिस मिल जाए तो अगर ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो वो निकल जाएगा, और अगर कम प्रेशर होगा तो ये इसको और दबा देगा। अगर अंदर का प्रेशर कम हो गया तो ये प्रेशर उसको अंदर दबा देगा। क्योंकि हर समय ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रेशर लग ही रहा है किसी भी बॉडी पे। अगर एटमॉस्फेयर में है तो ये हमें कुछ दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ फील नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कुछ है नहीं। इतना प्रेशर हर समय हमारी बॉडी पे लग ही रहा है। और अगर हमारी बॉडी को अंदर से हॉलो कर दोगे, सारा क्रम्पल कर जाएगा। इसलिए कभी देखा हो, अगर कोई बॉटल हो, फ्रिज में रखो, उसको थोड़ा सा आधा खाली रखो और फिर उसको फ्रिज में रख दो, फिर क्या होता है, कभी देखा है? कभी आधी भरी बॉटल को फ्रिज में रख दोगे तो क्या होता है? प्लास्टिक की बॉटल या कोल्ड ड्रिंक को फूल जाता है भैया। अंदर रखने से फूल जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि अगर टेम्परेचर कम कर दो किसी ऑब्जेक्ट का तो उसका एयर का प्रेशर जो मतलब वाटर एक्सपांड करता है शायद। नहीं, ठंडा होता है तो छोटा होता है ना, कम होता है। अगर मैं प्रेशर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के, तो अगर मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूँ तो प्रेशर कम हो जाता है। तो बाहर का प्रेशर तो उतना ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर का प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसका बॉटल का वॉल्यूम कांस्टेंट है, बस टेम्परेचर कम हुआ है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है, कभी कभी थोड़ी सी दब जाती है बॉटल। कभी ट्राई करके देखना, कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हो, कोल्ड ड्रिंक तो नहीं, उसमें अंदर तो बहुत सारी गैस भरी होती है। कभी ठंडे कुछ नॉर्मल पानी का बॉटल लो, उसको आधा भर दो या आधे से थोड़ा कम भरो, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आधा भरो और फिर फ्रिज में रख दो या फ्रीजर में रख दो, और भी अच्छा है। फिर देखो क्या होता है उसके अंदर। बेस्ट तो है कि खाली बॉटल लो और उसको फ्रीजर में रख दो रात भर के लिए, और फिर अगले दिन देखो बॉटल का क्या हुआ। कड़क हो जाता है, वो फूट जाता है। क्या कड़क हो जाता हाँ है सर, पानी? ट्राई किया है। हाँ ट्राई किया है। ये बॉटल लो, उसको पहले बाहर हवा में खोलो, हवा भर दो उसके अंदर, और फिर उसको फ्रीजर में रात भर रख दो, और अगले दिन देखो बॉटल को क्या होता है। ठीक है, आज तुम्हारे लिए ये एक्सपेरिमेंट है करने के लिए। तो कल व्हाट्सएप पे डालना कि फोटो डालना कि क्या हुआ बॉटल का। आज रात को बॉटल रखनी है तुम लोगों को फ्रिज में, खाली करके एकदम। फ्रिज में रखो या फ्रीजर में रखो तो और अच्छे रिजल्ट आएंगे। कौन सी बोतल रखेंगे, प्लास्टिक की, स्टील की? प्लास्टिक, स्टील की मत रखना, स्टील तो स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो स्टील इतना डिफॉर्म नहीं हो पाता। प्लास्टिक थोड़ा सा डिफॉर्म जल्दी होता है, तो पता चलेगा। या एक्चुअली अगर तुम्हारे पास बलून हो तो बलून भी रख सकते हो, बलून को भर के रख दो फ्रीजर में और अगले दिन देखो क्या होता है। जिसके पास बलून नहीं हो, सर में भेजना है फोटो क्लिक करके, किसी ग्रुप में डालना, व्हाट्सएप ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना? हाँ फोटो डालना सबको, ठीक है? सब लोग करेंगे। तो कल देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मैं भी आज रखता हूँ, देखते हैं कल क्या रिजल्ट आता हाँ भैया ट्राई करेंगे। है। क्या करना बलून को तो बहुत बार देखा है, ऐसे हवा भर के रखते हैं तो फिर बहुत टाइम बाद उसकी हवा निकल जाती है, नहीं होगा, छोटी हो जाती है। वो चीज नहीं देख रहे हम लोग, हवा निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हम लोग। क्या वो हो रहा है, छोटा हो टेम्परेचर। जाता है अपने आप, हाँ, वो छोटा हो जाता है।
फ्रीजर में रखने से, ऐसे ही रखने से? ऐसे ही रखने नहीं से तो हवा, ऐसे ही तो हवा निकल जाती है। वो उसको बांध के रखते हैं फिर भी। हाँ, एकदम टाइट बांध के फ्रीजर में रखो रात भर। या बॉटल है तो एकदम टाइटली इसको बंद करके फ्रीजर में रखो, ठीक है? ब्लास्ट तो नहीं होगा ना? ना ना, ब्लास्ट वास्ट कुछ नहीं होगा। प्लास्टिक की बॉटल है, उसके अंदर हवा है, क्या ब्लास्ट होगा? ब्लास्ट होता है जब प्रेशर बढ़ जाता है, इसमें हम लोग प्रेशर कम कर रहे हैं। ज्यादा हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। नहीं हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। पर ऐसी बॉटल फिर बाद में यूज ना करनी पड़े, ये खराब भी। कोई भी खाली बॉटल, पुरानी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, उसको पूरा खाली करो, बंद करो टाइटली और फ्रीजर में डाल दो, और कल रिजल्ट देखो, ठीक है? चलो फिर सब लोग बाय बोल दो और फिर चलते हैं। चलो वीडियो चालू कर लो एक बार। हाँ बाय सर। बाय सर। दीपक तो मस्त एंजॉय कर रहा है क्लास। ओके चलो बाय। कल बाय पक्का डाल। ये रजनी तो सेम लग रहा है। चलो बाय। इसका वीडियो डाल दूंगा YouTube पे, थैंक यू सर। इसने मिस कर दिया।